नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर 6 देखेंगे। 5 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अन्य जो 5 मॉडल पेपर है हम अगली क्लासों में हल करेंगे। छठा मॉडल पेपर आज हल करेंगे। ये जो संजीव डेस्कर के मॉडल पेपर है, जो आपके 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य पेपर होने वाले, इसमें निश्चित ही मील के पत्थर साबित होंगे। जो इंग्लिश का और भूगोल का पेपर है, उसमें से अधिकतर प्रश्न है वो संजीव डेस्कर से पूछे गए। इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा, यानी ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो एबीसीडी सम्मिलित रहने वाला है और 16 एबीसीडी के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है जनसंचार माध्यम और जो समाचार संगठन है उसमें द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है। जो द्वारपाल की भूमिका है वो संपादक निभाता है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, यानी जो कोई बड़ी खबर है वो किस माध्यम से हाथों हाथ दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जो बड़ी खबर होती है उसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में हाथों हाथ दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है किसे वर्ती या व्यापार कहा जाता है। जो शब्द शक्ति है उसे वर्ती या व्यापार कहा जाता है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है पतराई तिथि पाइये वाह घर के चौं पास नित प्रति पुनोई रहत आनंद ओप उदास। इस पंक्ति में वो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जो बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति का से, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है समय परिवर्तनशील है, यानी समय है वो हमेशा चेंज होता रहता है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग कौन मलता है। जो स्लेट की कालीमा यानी जो काले रंग की स्लेट है उसे चौक से रंग जो अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है वो मलते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती। जो खिलखिलाता बच्चा उसकी हंसी है वो तब गूंज उठती जब उसकी माँ बच्चे को लौका देती है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे आठवां प्रश्न है लेखिका के भ्रमण की भी एकांत साथी किसे कहा गया। जो लेखिका भ्रमण पर गई उस समय उसकी एकांत साथी ने वो भक्तिन को कहा गया। इसमें ऑप्शन डे है वो सही होगा। आगे नौवां प्रश्न है लुटन के दोनों लड़कों के लिए क्या घोषणा की गई थी। जो लुटन पहलवान के दोनों लड़के थे उन्हें दरबार के भावी पहलवान की घोषणा की गई। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है आज के युग की क्या विडंबना है। आज के युग की विडंबना है कि देश में जो जातिवाद के पोषक है उनकी आज भी कमी नहीं, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग आज भी बहुत है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 11वां प्रश्न है उम्स और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय। जो भयंकर उम्स और लू में भी शीर्ष है वो कालजयी अवधूत की भांति अजय, यानी ये उम्स और लू से भी हारता नहीं है, इसके सामने भी विजेता रहता है। 12वां प्रश्न है यशोधर बाबू का सारा संयुक्त परिवार बिखर गया किस कारण से, यानी यशोधर बाबू का जो संयुक्त परिवार है किस कारण से बिखर गया, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था पत्नी और बच्चों की उपेक्षा के कारण। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। 13वां प्रश्न है मेसोपोटामिया के जो शिलालेख है उसमें मून जोदड़ो के लिए किस संभावित शब्द का प्रयोग मिलता है। जो मेसोपोटामिया के शिलालेख है उसमें मून जोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। जब पाठशाला समारोह में उसकी कविता गवाने के कारण उस लेखक को लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। 15वां प्रश्न है ओम थानवी साहित्य और वास्तुकला के साथ किसमें गहन दिलचस्पी रखते हैं। जो लेखक ओम थानवी है वो साहित्य और वास्तुकला के साथ साथ पुरातत्व और पर्यावरण में भी गहरी रुचि रखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 16वां प्रश्न है जकाते घर जाते समय ये क्यों सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, यानी जकाते ऐसा क्यों सोच रहा था कि मैं कल से इस पाठशाला में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लड़के उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। गली के 2 कमजोर लड़के भी उसकी कक्षा में थे, जो कक्षा के शरारती बच्चे उसे परेशान करते, ये सभी कारण थे जिस कारण जकाते ये सोचता था कि मैं कल से पाठशाला नहीं जाऊंगा। इसमें ऑप्शन डे है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 16 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित रहने वाला। इसमें पहला है लिपि में खालजगा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो लिपि है उसमें वर्तनी चिन्हों का या लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है जिसे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध हो उसे खालजगा शब्द शक्ति कहता है। यानी वाच्यार्थ जहाँ प्रकट होता है वहाँ अभिधेय शब्द शक्ति और लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इन दोनों के अलावा अन्य विशिष्ट अर्थ प्रकट हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तीसरा जब काव्य में शब्दों और वाक्यांशों की आवर्ती हो और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं हो किंतु अन्वय में भिन्नता हो वहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वाक्यांश और शब्द की आवर्ती होती है, अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं होती परंतु अन्वय में भिन्नता होती है, वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। चौथा प्रश्न है इंपावरमेंट शब्द का पारिभाषिक शब्द खालजगा। जो इंपावरमेंट शब्द है उसका अर्थ होता है सशक्तिकरण। ये अति महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो आपके 2 नंबर के प्रश्न है वो पारिभाषिक शब्दावली से पूछे जाएंगे। इससे संबंधित हमने एक अति महत्वपूर्ण क्लास ली है, वो भी आप देख सकते हैं जो इस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। 5वां प्रश्न है वर्ण शब्द पद और वाक्य खालजगा के अंग होते हैं। जो वर्ण शब्द पद और वाक्य है वो व्याकरण के अंग होते हैं। और प्रतिभूति का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है वो सिक्योरिटी होगा। जो सिक्योरिटी है वो प्रतिभूति का शब्द पारिभाषिक शब्द होगा। ये परीक्षा में कई बार
पूछा गया है। अगला जो तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश संबंधित है। इसमें आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। ये गद्यांश है, जब हम भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते हैं तब हमारा आज से भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं का साहित्य समाज श्रेय से होता है। यदि हम आज की हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती और दक्षिण भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर भी दिखेगा, परंतु सार रूप में प्रवृत्तियाँ एक सी पाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों और जो जनपद है उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक है। साहित्य के विविध रूपों में से किसी भाषा में किसी रूप की विशिष्टता भी मिलती है। उदाहरण के लिए आज का जो मराठी साहित्य है उसमें नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। व्यक्तिक निबंध भी उनके यहाँ अधिक परिणाम में लिखे जा रहे हैं। ये उनकी प्रासंगिक विशेषता। इस प्रकार विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता, यानी जो साहित्य विभिन्नता के साथ साथ एकता से भरा हुआ है, जिसे हम भारतीय साहित्य की एकता कह सकते हैं। ये जो अपठित गद्यांश है इसका आपको शीर्षक लिखना है। ये जो शीर्षक, ये गद्यांश मुख्य रूप से भारतीय साहित्य की एकता पर आधारित है, आप ये लिख सकते हैं, या भारतीय साहित्य की विभिन्नता में एकता, ये भी शीर्षक हो सकता है। दूसरा है मराठी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है। जो मराठी साहित्य उसमें नाटक और जो व्यक्तिक निबंध है उनकी अधिकता ही इसकी प्रासंगिक विशेषता है, यानी मराठी साहित्य में नाटक और व्यक्तिक निबंधों की अधिकता है। तीसरा प्रश्न है भारतीय साहित्य की विशेषता। भारतीय साहित्य की विशेषता है कि विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता का होना भारतीय साहित्य की मूलभूत विशेषता, यानी विभिन्नता के भीतर भी एकता समाये हुए है, यानी विविधता में एकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। आगे चौथा प्रश्न है साहित्य में किसकी छाप दिखाई देती है। साहित्य में जो विभिन्न जनपद और प्रदेशों की जो सांस्कृतिक विशेषता उनकी छाप दिखाई देती है। आगे पांचवा प्रश्न है समाश्रियता शब्द में जो मूल शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। जो समाश्रियता शब्द है उसमें सम और आ दो उपसर्ग है, सरे है वो मूल शब्द है और ता उपसर्ग है, यानी सम और आ उपसर्ग है, सरे मूल शब्द है और ता है वो प्रत्यय। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय और जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। आगे छठा प्रश्न है भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत आशय क्या है, यानी भारतीय साहित्य की एकता का विस्तार से अर्थ बताना है आपको। भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत अर्थ है यहाँ की जो विभिन्न भाषा के साहित्य की एकता और उनमें प्रचलित जो समान प्रवृत्तियां, ये उसका विस्तृत अर्थ है। इस प्रकार अपठित गद्यांश से 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जो बहुत ईजी, आपको केवल देकर इसका थोड़ा समझ कर है वो उत्तर देना है। आगे चौथा प्रश्न है वो अपठित पद्यांश को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न है उसका उत्तर देना है। इसमें आपको पद्यांश है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसमें हम सीधा प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। ये जो पद्यांश है वो वीरों के कर्तव्य, यानी वीरों के कर्तव्य के बारे में बताए गए, या जो सच्चे कर्मवीर है उनकी क्या विशेषता है वो बताई गई। इसका शीर्षक होगा सच्चे कर्मवीर या वीरों के कर्तव्य। दूसरा है भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जो भाग्य के भरोसे रहने वाला है व्यक्ति है वो थोड़ी कठिनाई देकर दुख भोगते हुए पछताते रहते हैं, यानी उनको दुख भोग कर बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन जो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, मेहनत करते हैं, उनको है अपना फल जरूर मिलता है। तीसरा प्रश्न है कर्मशील पुरुष पर्वतों और रेगिस्तानों में क्या चमत्कार करता है। जो कर्मशील पुरुष है वो पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं और रेगिस्तान में भी नदियां प्रवाहित कर देते हैं, यानी अपने पसीने से नदियां प्रवाहित कर देते हैं। जो पर्वत है उनको काट कर सड़कें बना लेते हैं, यानी अपने चलने के लिए रास्ता बना लेते हैं। चौथा प्रश्न है जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से न घबराने का क्या परिणाम होता है। जो जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाओं से न घबराने वाले व्यक्ति जीवन के किसी भी कार्य में असफल नहीं होता है, यानी वो जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होता है। आगे पांचवा प्रश्न है पर्वतों को काटकर सड़कें कौन बना देता है। पर्वतों को काटकर जो क्रमवीर व्यक्ति होते हैं या जो क्रमशील व्यक्ति होता है वो पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। छठा प्रश्न है जंगलों में भी महामंगल में क्या काव्यात्मक विशेषता है, यानी जंगलों में भी महामंगल का क्या अर्थ है। क्रमशील जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो जंगलों में भी महामंगल फैला देते हैं, अर्थात उसे हरा भरा कर देते हैं, यानी जंगलों को भी हरा भरा कर देते हैं अपने मेहनत के माध्यम से। इसमें जो कर्मशील पुरुष है उसके विशेषता बताइए। जीवन में जो कर्म है वही पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप भी जो सिद्धांत है वो हमेशा लागू होता है। जो कार्य है वो हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। आगे जो खंड 2 है वो लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्द यानी 3 से 4 लाइन देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। पांचवा प्रश्न है एंकर बाइट किसे कहा जाता है। किसी घटना की खबर देने के साथ साथ उस घटना से जुड़े जो प्रत्यक्षदर्शी या जो संबंधित लोगों का कथन है उसको दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रमाणिकता देने की प्रक्रिया को एंकर बाइट कहा जाता है। यानी कोई खबर है उससे जुड़े हुए जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ घटना स्थल पर जो मौजूद लोग हैं उनसे या जो संबंधित लोग हैं उनके कथनों को दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रमाणिक या पुष्टि देने का कार्य एंकर बाइट के माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से पता चलता है कि ये खबर एकदम सत्य और सही है। छठा प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था, कैसे स्पष्ट कीजिए। यानी आप किस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वहां पर मिली धातु और जो पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य की आकृति, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मूर है उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने आदि कारणों से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो तकनीक से ज्यादा कला सिद्ध प्रतीत होती, यानी ये कला को प्रधानता देती थी। इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ के लोगों में कला या सुरुचि का अधिक महत्व था।
सातवां प्रश्न है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंसले, ये शब्द किसने कहे दफ्तर में जब उनके असिस्टेंट चड्डा साहब ने कहा सर आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, मुबारक हो। तब यशोधर बाबू ने खुश होते हुए झेंपे और कहा ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंसले, हमारे यहाँ थोड़े ही मनाते हैं, यानी ये कथन है यशोधर बाबू ने कहा था। आगे आठवां प्रश्न है, कवि ने भोर के नभ के सौंदर्य की तुलना किन किन उपमानों से की। जो भोर का नभ है वो उसकी तुलना किन किन उपमानों से की है। कम कवि शमशेर बहादुर शाह ने उषा कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश के लिए राख से नीलावा चौका, काली सील और स्लेट पर लाल खड़िया से मलना आदि नवीन उपमान दिए। इस प्रकार जो नील जल में झिलमिलाती गौर देश से सुंदर बिंब योजना और उपमान योजना उपस्थित की, यानी जो धुंधला नीला आकाश है उसके लिए राख से नीले हुए चौके की तुलना की है, जो काली स्लेट और उस पर लाल खड़िया से मलने हुए अक्षरों से तुलना की, और जो नीले जल में झिलमिलाती गौर देश से भी तुलना की। इस प्रकार इस कविता में बिंब योजना और उपमान योजना सुंदर प्रस्तुत की है। नौवां प्रश्न है, शीरीष को देकर लेखक के मन में ऊब क्यों उठती है। आज भारत में स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब जनता अत्याचार और शोषण से करा रही है। गांधी जी की तरह कर्मयोगी की आज अधिक जरूरत है, जो शोषित पीड़ित जनता का मार्गदर्शन कर सके, परंतु लेखक को ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कारण उसका हृदय वो करा रहा है। यानी देश की जो वर्तमान स्थिति है वो चिंतक करने योग्य है। आज गांधी जी की तरह कर्मयोगी और जो शीरीष की तरह कर्मयोगी पुरुष की आवश्यकता है, लेकिन लेखक को ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण लेखक का हृदय वो करा रहा है। आगे जो खंड है वो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से संबंधित होगा और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। इसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में यानी 5 से 6 लाइन में वो देना है। 10वां प्रश्न है, पहलवान की ढोल कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है। इसमें लिखना है, इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ भी लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी, यानी जब सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है या जब सत्ता बदल जाती है तो जो लोक कलाकार है वो भी ऐसा ही हो जाते हैं। पहलवान से जुड़ी पहलवानी का खेल पहले मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था। राज व्यवस्था में खेल और पहलवानों को पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन बदलती व्यवस्था कारण जो लोक कला है वो लुप्त होती जा रही। खासकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है और सामाजिक स्तर पर भी इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इस कारण जो हमारी लोक कलाएँ हैं वो विलुप्त हो रही है। इसके अथवा में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी, स्पष्ट कीजिए। यानी शीरीष के माध्यम से जो संघर्षशील जीवन होता है उसमें भी अविचल रहकर जीने की इच्छा बनाए रखने की सीख दी है, इसको आपको स्पष्ट करना है। आगे 11वां प्रश्न है, बादल राग कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना। जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजी वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि जो कृषक वर्ग है वो आशा भरे नेत्रों से बादलों को देखता आता है। समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जोर दिया गया है। इसके अथवा में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता का उद्देश्य क्या। आपसे एक प्रश्न है वो कविता का मूल भाव या उसका उद्देश्य पूछा जाएगा, या उससे हमें क्या सीख मिलती है। इसमें पहले है वो बादल राग कविता का उद्देश्य, इसके अथवा में दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का उद्देश्य पूछा गया। कवि हरिवंश राय बच्चन के इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त किया है। यानी प्रकृति है वो दैनिक परिवर्तनशील रहती है, वह हमेशा अपने नियम से चलती है। प्रिय से मिलन या अपनों के मध्य रहने का सुकून पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर देता है। इस अनुभूति के सारे हम शिथिलता या जड़ता को प्राप्त होने की स्थिति से बच जाते हैं। ये गीत गुजरते समय की तीव्रता का एहसास और लक्ष्य को प्राप्त करने का जोश लिए हुए, यानी समय वो बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अग्रसर रहना चाहिए, हमें जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इस संदेश पर उद्देश्य को भली भांति ये कविता है वो प्रकट करती है। आगे 12वां प्रश्न है, उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा है कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगा, स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक है वो पहले अकेलेपन से उब जाता था, लेकिन उसको अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा। कवित्व शक्ति के आधार पर लेखक की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ गया था। लेखक के मन में कवित्व शक्ति जाग गई थी, यानी उसमें कवि का भाव जग गया था। वह कविता को कंठस्थ कर ऊंची आवाज में गाने लगा और स्वयं भी कुछ तुकबंदी करने लगा। तब से उसे अकेलेपन से उब नहीं हुई, यानी जब वह स्वयं कविता रचने लगा उसके बाद उसे अकेलेपन से उब नहीं हुई, क्योंकि वह अपने आप से खेलने लगा। उल्टा अब ऐसा लगने लगा कि जितना अकेले रहूं उतना अच्छा। कविता गाते ठुई ठुई करके मन मर्जी के आधार पर नाचा भी जा सकता है, और वह ये सब करने लगा। इस प्रकार उसे अकेलापन है वो अच्छा लगने लगा। जब उसे कविता से लगा हुआ तब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। इसके अथवा में आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए, तो दूसरी ओर मनुष्य को बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते गए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी जो
मॉडर्न समाज है उसमें कई नई उपलब्धियां प्राप्त करा है, लेकिन जो मानवता के मूल्य है वो कम हो रहे हैं। इस कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना, जो सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू ऐसे संस्कारी व्यक्ति है जो परंपराओं से चिपके रहते हैं, परंतु उनके पुत्र पुत्री और पत्नी भी नई पीढ़ी के संस्कारों को अपनाकर आधुनिक बन जाते हैं। उन्हें अपने भर से ही मतलब रह जाता है, रिश्तेदारों आदि से नहीं। परंतु यशोधर बाबू है वो किशनदा के आदर्शों पर चलकर परंपराओं को निभाने की चेष्टा करता है। यानी जो वर्तमान आधुनिक समाज है वो उपलब्धियों के साथ साथ स्वार्थप्रति हो गए, उसमें परोपकार की भावना नहीं। इस कारण उनकी परिवारजनों से टकरार चलती रहती है। यशोधर बाबू है वो पुरानी परिपाटी के और उनके अन्य पारिवारिक सदस्य है वो नई परिपाटी का, इस कारण उन दोनों के बीच टकरार चलता रहता है। फिर भी वे सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतः ये कथन है वो पूर्णतः सत्य है, यानी कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज नई उपलब्धियां प्राप्त करे, साथ ही जो मानवीय मूल्य है वो घट रहे हैं। आगे जो 13वां प्रश्न है वो लेखक धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए और अथवा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय। इस 13वें प्रश्न में आपके एक लेखक परिचय पूछा जाएगा और उसके अथवा में एक कवि परिचय पूछा जाएगा। आप है वो पूरे 6 लेखक परिचय है वो याद कर लोगे तो आपके ये 3 नंबर है वो पूरे हो जाएंगे। कवि परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों में से आपको एक है वो करना है। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 ईस्वी में हुआ। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये स्वावलंबी बने। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट और रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास समाज साहित्य जगत के कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। धर्मवीर भारती जी का निधन है वो 1997 ईस्वी में। आपको किसी भी लेखक या कवि का परिचय लिखो तो पहले उसका जन्म और जन्म स्थान या पूरा नाम हो तो पूरा नाम और उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, 2 से 3 रचनाएं आपको है वो लिखनी है मूलभूत रूप से, और पुरस्कार भी लिखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके काव्य संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये 2 इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। अंधा युग इनका गीति नाट्य है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनकी कहानी संग्रह। और ठेले पर हिमालय, कैनी अनकैनी, पश्चिंती, मानव मूल्य और साहित्य, ये इनके निबंध संग्रह। आपको जो रचना है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अथवा में वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय, ये अति महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से अनेक भाषाओं ज्ञान प्राप्त किया, यानी खुद अध्ययन करके अनेक भाषाओं ज्ञान प्राप्त किया। कविता को नया स्वर देने वाले निराला जी है वो छायावाद के कवि है। इनके द्वारा लिखे गई अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, ये इनके कवि संग्रह यानी कविताएं। चतुरी, चमार, प्रभावती, बिलेसुर, बकरिया, काले कारनामे, ये इनके गद्य है। समन्वय मत वाला, इन 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। मुक्त छंद की रचना करने वाले कवि, काव्य विषय और युग की सीमाओं का भी अतिक्रमण करता है। साहित्य सेवा करते हुए सन 1961 में इलाहाबाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन हो गया। आगे जो 14 प्रश्न है वो है जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ विषय पर एक फीचर लिखी, यानी इसमें आपको फीचर की विशेषता पूछी जा सकती है या किसी भी एक विषय पर आपको फीचर या आलेख लिखना दिया जा सकता है। ये भी 3 नंबर का रहने वाला है। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, यानी जंक फूड का है वो बढ़ता प्रभाव। वर्तमान भौतिकतावादी यांत्रिक जीवन में अनेक कुप्रचलन बढ़ रहे हैं। जंक फूड भी एक ऐसा ही गलत चलन है। जंक फूड यानी अनुपयोगी वस्तु जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, उसे भोज्य पदार्थ के रूप में अपनाना कहाँ तक ठीक है, यानी उसे भोजन के रूप में अपनाना ठीक नहीं है। परंतु डिब्बाबंद तैयार भोज्य पदार्थ और रसदार चीजों के साथ ही पिज्जा, बर्गर आदि नए मिलावटी उत्पादों का बाजार निरंतर फैल रहा है। बाजारों में तरह तरह के पैक्ड खाद्य पदार्थों की खपत निरंतर बढ़ रही है, यानी जो पहले से पैकिंग पदार्थ है उसकी खपत बढ़ रही है। इस तरह जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ से आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जंक फूड से लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। घर की तरह बाहर का भोजन है वो साफ स्वच्छ नहीं होता, वह गली सड़ी सब्जियों से बनाया जाता है, उसे खाकर है वो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे हृदय से जुड़े रोग होता है, यानी हार्ट अटैक खतरा है वो बहुत अधिक बढ़ता है। जो आप फीचर लिखो उसमें है वो मनोरंजक होना चाहिए, जो लेखक है उसको आकर्षित करने वाला होना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसका मन करना चाहिए कि आगे इसको पढ़े। इसके अथवा में उपेक्षित वृद्धावस्था पर एक आलेख लिखना है, यानी जो वर्तमान में वृद्ध है वो उपेक्षित हो रहा है, समाज के लोग उनका सम्मान नहीं करते, इस पर आपको एक आलेख लिखना है। वर्तमान में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य वैचारिक मतभेद होने से बुजुर्ग परंपराओं को दकियानुसी मानने तथा पाश्चात्यानुकरण की गलत प्रवृत्तियों से हमारे देश के अधिकतर वर्ग उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, यानी जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी उनके बीच विचारों का मतभेद और टकराव चलता रहता है। और जो बुजुर्गों की सोच है उनको दकियानुसी या छोटी सोच मानते हैं, उन्हें ये उपेक्षा अपनी संतान और अपने ही परिवार के सदस्यों से मिल रही है, चाहे चिकित्सा, खान पान या सामाजिकता, चाहे आजीविका, सब तरह वर्ग लोग उपेक्षित रहते हैं। युवा के स्वेच्छाकरण का सर्वाधिक कुप्रभाव वर्दों पर पड़ रहा है, यानी युवा है वो सब कुछ कार्य अपनी इच्छा से कर रहा है, इसके कारण वर्द लोगों पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ रहा है। शहर में बुजुर्ग अकेले और अलग थलग
पड़ जाता है। जिन संयुक्त परिवार में वर्ग रहते हैं उनके प्रति भी परिवार के लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखकर अनेक शहरों में वृद्धाश्रम या वृद्ध सेवा सदन स्थापित हो रहे हैं, जहाँ पर वर्गों को पूरे सत्कार सम्मान के साथ रखा जाता है। आगे जो 15 प्रश्न है वो आपको एक पाठ्य पुस्तक से पद्यांश दिया होगा, उसकी आपको 6 प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। 2 दिया होगा, दोनों में से आपको किसी एक ही व्याख्या करनी है। 6 नंबर का रहने वाला आपको सबसे पहले संदर्भ या प्रसंग लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। अंत में विशेष जरूर रूप से लिखना है। इसमें जो प्रसंग है वो प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन किया। जब उषा यानी सुबह का आगमन होता है तब आकाश की विभिन्न छटाएं अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। व्याख्या प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही जो आकाश का नीला रंग है वो नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, अर्थात शंख की तरह नीला निर्मल और मनोरम हो गया। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई और आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी अभी लिपने से कुछ गिला हो। आशय यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगने लगा। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश है वो काली शील और उसे अभी अभी केसर से धो दिया गया, अथवा किसी ने काली नीली जो स्लेट है उस पर लाल रंग की खड़िया चौक है वो मल दी। काले रंग का होता है, उसमें लाल रंग की जब किरणें फैलती है तो उसमें ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चौक है वो मल दी। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढका जो आकाश काली शील और स्लेट के समान लगने लगा, उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान प्रतीत होने लगी। इसे प्रातःकालीन का आकाशीय परिवेश अति सुरम्य और आकर्षक बन गया। इसका विशेष है कवि ने भोर का चित्रण सरल सुबोध और लघु आकार में किया है। भाषा है तत्सम तद्भव और अंग्रेजी हिंदी मिश्रित है और उपमा उत्प्रेरक से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये आपको विशेष है वो लिखना है। इसके अथवा में एक पद्यांश और दिए गए, इसकी व्याख्या है आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो 16 प्रश्न है ये भी गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या है वो पूछ जाएगी। इसमें पहला पद्यांश है वो बाजार के जादू पाठ से ले गए। दूसरा पाठ है वो जो डॉक्टर अंबेडकर जी का पाठ है उससे लिए गए। इसमें से आपको दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी। इसमें पहला है प्रस्तुत गद्यांश जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन से लिए गए। इसमें लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया जो अर्थ का गलत उपयोग करके बाजार में कपटीपन को बढ़ावा देते हैं और सद्भाव को घटाता है, यानी धन का दुरुपयोग करके बाजार में कपटीपन को और सद्भाव को घटाता है। लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता अर्थात सही मायने में सही अर्थ वही व्यक्ति देता है जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, यानी उसे क्या खरीदना है, किस प्रकार उसके पैसों का सही उपयोग हो। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी क्रय शक्ति के अभिमान में अपने पैसों से केवल बाजार को एक विनाशकारी शक्ति और शैतानी शक्ति व्यंग्य शक्ति बाजार को देते हैं। कहने का आशय है कि अपने पैसे द्वारा बाजार में होड़ की प्रवृत्ति, पैसे का नाश की प्रवृत्ति, दूसरों द्वारा व्यंग्य करने की शक्ति वह बाजार को दे जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वे लोग बाजार में बाजारपन अर्थात व्यवहार का हल्कापन बढ़ाता है। ये हल्कापन व्यवहार में कपट का बढ़ना, धोखा देना, कीमत से ज़्यादा मूल्य, घटिया सामान देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार कपट का बढ़ता प्रसार का अर्थ होता है सद्भावों में कमी आना। सद्भाव अर्थात अच्छे गुणों की कमी, इसकी कमी समाज की संस्कृति का ह्रास होता है। इसका प्रत्यक्ष कारण है वो बाजार में बिना उद्देश्य पैसे की अनुचित क्रय शक्ति का दिखवाए। लोग है वो अपने दिखाने के चक्कर में अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं, जिसके कारण बाजार में कपटीपन बढ़ता है और सद्भाव की कमी होती है। इसका विशेष है लेखक ने क्रय शक्ति के अनुचित प्रयोग के परिणामों पर प्रकाश डाला, यानी हम अनावश्यक वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या परिणाम होंगे। और हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग है, यानी जो वाक्य है उसकी व्याख्या हम है वो कर सकते हैं। इसके अथवा में प्रस्तुत अवतरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेख से लिए गए। इसमें लेखक ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक ही मानते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमारे देश में ये अत्यंत ही अजीब और खेदपूर्ण बात है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कोई कमी नहीं है। आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति शिक्षित है, तर्कपूर्ण ज्ञान है, वहाँ जाति को लेकर आज भी व्यक्ति वैज्ञानिक तरह व्यवहार रखता है। जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले पोषक अपनी बात का कई आधारों या तर्कों पर इसका समर्थन करता है। इसका एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि आज का जो आधुनिक समाज है वो कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन अर्थात कार्यों को बंटवारा करता है, इसे समाज के लिए आवश्यक मानता है। लेखक कहता है कि चूंकि जाति प्रथा का मूल आधार भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इस बात में कोई असंगत बात नहीं नजर आती है। लेकिन दूसरी तरह से विचार करें तो इस तरह की बात यही जातियों के लिए खेदपूर्ण विरोध प्रस्तुत करती है, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन की भी करती है, यानी वंशानुगत आधार पर ही श्रम विभाजन है, उसी आधार पर श्रमिक विभाजन स्वतः हो जाता है। यानी किसी जाति के लिए विशेष है वो कार्य बंधा हुआ है कि उस जाति के लोग कार्य यही करेंगे, धीरे धीरे वही कार्य अपनाते हैं। इस प्रकार श्रम के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन होता है।
इसका विशेष है, लेखक ने जाति प्रथा का दूसरा रूप श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन बताया, क्योंकि जो जातिगत आधार पर श्रम और श्रमिक बंधे हुए भाषा का सीधा, सहज और व्याख्यात्मक शैली है। आगे 17वां प्रश्न है वो, नगर पालिका की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। यानी आपको एक विज्ञप्ति लिखनी है जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष है वो जो नगर पालिका वासी उनसे अपील करते हैं कि जो आवारा घूमने वाले पशु है उनको नगर पालिका पकड़ने में सहयोग करे। विज्ञप्ति में आपको सबसे ऊपर जो संस्था है उसका नाम लिखना है। इसमें संस्था है वो नगर पालिका का नाम क्या दिया गया, जो नाम दिया गया आपको वो लिखना है। नीचे है वो लिखना है विज्ञप्ति और कोष्टक में आम अपील, और फिर लेफ्ट साइड में है वो क्रमांक लिखना है, राइट साइड में दिनांक लिखना है। फिर आपको विज्ञप्ति में विस्तृत ब्यौरा देना है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं। नगर पालिका का एक है कि क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वर्तमान में शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम जरूरी है। नगर पालिका क्षेत्र के कुछ लोग गायों और भैंसों को खुले में छोड़ देते हैं, इनके साथ सांड और घोड़े भी घूमते रहते हैं। इस कारण जगह जगह गोबर फैल जाता है, गंदगी बढ़ती है, नागरिकों को आने जाने में तकलीफ होती है, यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सभी नागरिक बंधुओं से ऐसे आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाती है। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पालतू पशुओं खुले में नहीं छोड़े और दूसरों को भी ऐसा नया करने के लिए कहे। निकट भविष्य में नगर पालिका ऐसे आवारा पशुओं को पकड़वाने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए पशु गृह का निर्माण चल रहा है। पुनः सभी नागरिकों से इसके लिए सहयोग की अपील की जाती है। फिर आपको बहुदी लिख के जो नाम दिए गए या कुछ भी नाम लिखकर नीचे है वो प्रशासक या अध्यक्ष आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में है वो मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने संबंधित अधिसूचना तैयार कीजिए। यानी आपको एक अधिसूचना लिखनी है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों को लिखनी है। अधिसूचना में आपको सबसे पहले है वो संस्थान का नाम देना है, यहाँ राजस्थान राजपत्र यानी गजट, और नीचे सामान्य प्रशासन ख विभाग हिंदी शाखा, फिर अधिसूचना जारी करनी है। नीचे स्थान का नाम लिखना है जयपुर, और फिर दिनांक पहले क्रमांक बताना है, क्रमांक 25 सामान्य प्रशासन ख 156 राजस्थान राजभाषा विधेयक 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदर्श शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ये आदेश प्रदान करता है कि सभी सरकारी विभागों के आदेश जो राजपत्र में प्रकाशित हो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में ही हो। ये अधिसूचना तत्काल प्रभाव से मान्य, और नीचे हस्ताक्षर करना है। फिर हस्ताक्षर करने वाले पद नाम और उसके संस्थान का नाम लिखना है। यह हस्ताक्षर मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर के होंगे। आगे जो 18वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित है। आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ये 5 नंबर का रहने वाला 300 शब्दों में यानी लगभग 20 से 25 लाइनों में आपको पूरा निबंध लिखना है। इसमें 4 निबंध दिए होंगे, चारों में से आपको कोई एक है वो करना है। इसमें पहला है महंगाई की मार जीवन बेहाल, दूसरा बढ़ते वाहन घटता जीवन धन, तीसरा शिक्षा का प्रसार उन्नति का द्वार, और चौथा विद्यार्थी और वर्तमान राजनीति। इन चारों में से आपको किसी एक पर लिखना है। इसमें महंगाई की मार जीवन बेहाल पर लिखे गए पहले आपको संकेत बिंदु है वो लिखना है। 5 बिंदुओं के अंतर्गत निबंध है वो लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर महंगाई के कारण क्या है, फिर महंगाई का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, फिर इस समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है, फिर उपसार। ये निबंध आप है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।